नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी मंत्रा में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है यह वर्धन वंश और हर्ष के बारे में है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके किसी भी परीक्षाओं में, चाहे वो टेट का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, या फिर यूपीपीएससी का हो, या फिर आईएएस का ही क्यों ना हो, उसमें अक्सर हर्षवर्धन से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हर्ष कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहले हर्ष के बारे में बात करने से पहले हम आइए जानते हैं कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ 6वीं शताब्दी के आसपास, तो अनेक छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ उत्तर भारत में, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर भारत में ही गुप्त शासकों का आधिपत्य था। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो अनेक नए वंशों का प्रारंभ होता है, जैसे कि वल्लभी के मैत्रक, मालवा के यशोधर्मन, पंजाब के हुण, मालवा के मगध के उत्तरगुप्त, कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के पुष्यभूति। तो इन्हीं में से जो थानेश्वर के पुष्यभूति थे, वह इन सभी वंशों में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आगे चल के साबित होते हैं। और इसी पुष्यभूति, या जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में वर्धन वंश कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्धन वंश। वर्धन वंश, इसी वर्धन वंश में हर्ष जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। तो आइए देखते हैं कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, और आगे चलकर इसी वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन, या प्रभाकर वर्धन नामक के राजा होते हैं, जो कि वर्धन वंश के प्रथम योग्य सम्राट होते हैं, जिन्होंने परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्हीं प्रभाकर वर्मन के दो पुत्र होते हैं, एक होते हैं राज्यवर्धन और एक होते हैं हर्षवर्धन, और एक पुत्री है जिनका नाम है राज्यश्री। तो पिता प्रभाकर वर्मन की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई राज्यवर्धन साम्राज्य को संभालते हैं, और इनकी बहन का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से होता है। किंतु ग्रहवर्मा की हत्या गौड़ नरेश शशांक, जो कि बंगाल का शासक था, और मालवा नरेश देवगुप्त ने मिलकर कर डालते हैं। इसके बाद राज्यवर्धन अपने बहनों की हत्यारे का बदला लेने के लिए देवगुप्त को हराते हैं, किंतु शशांक ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। तो अब इसके पश्चात हर्ष राजगद्दी पे बैठते हैं। तो आइए देखते हैं कि हर्ष कौन है। तो हर्ष के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसकी जानकारी के लिए सबसे सही स्रोत है साहित्यिक, और साहित्य में हर्ष की जानकारी हमें 3 साहित्यों से होती है। पहले साहित्य की हम बात करें तो ये पहला साहित्य है हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र जो है, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, और बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि होते हैं। और हर्ष चरित्र की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास ये है, क्या? हर्ष चरित्र। ये कई बार प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हर्ष चरित्र से हमें हर्ष के जीवन के प्रारंभिक काल, उसके राज्यारोहण, सैनिक अभियान, साथ ही हर्षकालीन राजनीति और संस्कृति की जानकारी मिलती है। दूसरे साहित्य स्रोत की बात करें तो दूसरा साहित्यिक स्रोत है कादम्बरी। ये भी बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, और यह संस्कृत भाषा में है। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इस उपन्यास को संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, जिससे कि हमें हर्ष के धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्यमंजू श्रीकल्प, जो कि एक प्रसिद्ध महायान बौद्ध ग्रंथ है। जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड होता है आगे चलकर, एक है महायान और एक है हीनयान। तो यह जो आर्यमंजू श्रीकल्प है, यह महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम इस बौद्ध ग्रंथ का प्रकाशन गणपति शास्त्री ने 1925 में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट बनाते चलिए। तो गणपति शास्त्री ने 1925 में इसे प्रकाशित किया था, जिसने ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि टोटल 1000 वर्षों के भारत के इतिहास का वर्णन है, जिसमें कि हर्ष की भी जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। और इस
पुस्तक में हर्ष के लिए ह शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं तो हर्ष ने स्वयं 3 ग्रंथों की रचना की है, जिससे कि ज्ञात होता है कि हर्ष एक नाटककार एवं कवि भी था। इनके 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद। और कई बार ये प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, IAS तक की परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं। तो बात करते हैं अगर प्रियदर्शिका की, तो यह 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। इसी प्रकार रत्नावली की बात करते हैं तो ये भी 4 अंक का नाटक है, जिसमें कि वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका मतलब सहायक होता है, नागरिका के प्रणय कथा का वर्णन इसमें दिया हुआ है। और नागानंद यह बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, जिसमें कि 8 अंक हैं। अब आइए देखते हैं कि हर्ष का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था, यानी कहां से कहां तक फैला था। तो हम बात करते हैं तो संपूर्ण उत्तर भारत, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो है हर्ष के साम्राज्य की सीमा है, ये दक्षिणी सीमा है और ये उत्तर की सीमा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत को हर्ष ने अपने अधीन कर लिया था। और इसके नीचे आपका दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य था, जिन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी के तट से हराया था। इसके बाद आगे बात करते हैं तो हर्ष का राज्यरोहण यानी 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर के शासक बनते हैं, अपने भाई की हत्या होने के पश्चात, जिसकी हत्या धोखे से शशांक, जो कि बंगाल का शासक था, ने कर दी थी। उस समय हर्ष मात्र 16 साल के थे। तो जब हर्ष थानेश्वर के शासक बनते हैं तो उनका सर्वप्रथम जो कार्य होता है, अपने भाई की हत्या का बदला शशांक से लेना और अपनी बहन राजश्री को उसकी कैद से हरा करना था, क्योंकि शशांक ने उसकी बहन को कैद में कर लिया था। हर्ष के ही एक ममेरे भाई भांडी से सूचना मिलती है कि राजश्री जो है वो कैद से निकलकर विंध्य पर्वतों पे चली गई है। तब हर्ष क्या करते हैं, एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से, ये प्रश्न में पूछा गया है कि हर्ष ने किसकी सहायता से अपनी बहन की खोज की थी। तो एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से उन्होंने अपने बहन को खोजा और उन्हें सती होने से बचाया। इसके पश्चात अपने बहन की रक्षा करने के बाद वह वापस आते हैं और अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करते हैं, जिसका प्रमुख कारण एक तो शशांक से बदला लेना था और दूसरा उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना था। जब हर्ष संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लेते हैं तो वह फिर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन दक्षिण में उस समय पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, उसका साम्राज्य है। तो जब हर्ष दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी के किनारे दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि हर्ष की हार होती है और हर्ष के दक्षिण विजय के सपने को वहां से आघात लगता है। और अगर इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, ये देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एहोल अभिलेख किसका अभिलेख है। तो यह हमारे पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। और एहोल अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति हैं, यही पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है। तो एहोल अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति हैं, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो देखिए यहाँ पे 2 दरबारी कवियों के बारे में बताया गया है, एक तो बाणभट्ट और दूसरा रवि कीर्ति। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की है और रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना की है। इसके बाद देखते हैं एहोल अभिलेख कहाँ पे है। तो एहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले के एहोल नामक स्थान पे मेगुती मंदिर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेगुती मंदिर में स्थित है। इसके अलावा अगर सन की बात की जाए कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कब हुआ था, तो टोटल इसकी जानकारी क्लियर तो नहीं है, लेकिन ह्वेनसांग के सीयूकी में 612 ईस्वी में यह युद्ध बताया गया है, क्योंकि
हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग ने अपने सीईकी में स्पष्ट बोला है कि राजा बनने के बाद हर्षवर्धन 6 सालों तक लगातार अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते रहे। तो यहाँ तक ये उम्मीद की जा रही है। तो 606 ईस्वी में उन्होंने राज्य संभाला था और 612 ईस्वी के आसपास उनका पुलकेशिन तृतीय से युद्ध हुआ, जिसमें उनकी पराजय होती है। और ऐहोल अभिलेख की बात की जाए तो ऐहोल अभिलेख की रचना 634 ईस्वी के आसपास है। और ये जो अभिलेख है यह कालिदास और भैरवी की शैली में है, जिसकी भाषा संस्कृत है। यानी कि यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला कि दोनों हर्ष के दक्षिण अभियान को किसने रोका था? तो पुलकेशिन तृतीय ने रोका था। पुलकेशिन तृतीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश के, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का था। तीसरा, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन तृतीय से। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? तो रविकीर्ति की। रविकीर्ति किसके राज्य में दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन तृतीय के। और ऐहोल अभिलेख किस भाषा में है? तो ऐहोल अभिलेख संस्कृत भाषा में है। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं और कुछ तथ्यों के बारे में, हर्ष के बारे में। तो हर्ष जो है, हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि दी गई है। इसके अलावा हर्ष के दरबार में मयूर नाम के विद्वान थे, जिन्होंने कुष्ठ रोग को ठीक करने हेतु सूर्य की उपासना में मयूर शतक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और सूर्य शतक, या तो मयूर शतक कहिए या तो सूर्य शतक कहिए, की रचना की। किसकी आराधना में? सूर्य की आराधना में, कुष्ठ रोग को ठीक करने हेतु। किसने? मयूर नामक विद्वान ने। इसके अलावा हर्ष के दरबार में ही हरिदत्त और जयसेन, हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान भी थे। इसके अलावा जयसेन ने तो हर्ष को कालिदास और भास के समान विद्वान बताया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर्ष की तुलना कालिदास से और भास से किसने की है, तो जयसेन ने की है, जो कि इसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा हर्ष अपने धर्म के लिए भी जाना जाता है। तो धर्म के लिए क्यों प्रसिद्ध है हर्ष, आइए देखते हैं। तो उन्होंने कुछ सभाओं का आयोजन किया था। एक तो सभा उनकी कन्नौज की सभा थी। पूछा जाता है कि कन्नौज की सभा, हर्ष निश्चित समय के बाद धार्मिक प्रचार के लिए बड़ी बड़ी सभाओं को बुलाते थे। और ऐसी सभा कहाँ होती थी? कन्नौज में। और इस एक सभा में ह्वेनसांग ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की और महायान पर प्रवचन दिया। क्योंकि आपको पता है कि हर्ष, आपको पता है कि ह्वेनसांग महायान शाखा के यात्री थे, यानी कि वो बौद्ध धर्म से महायान शाखा को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने महायान पर अपने प्रवचन दिए। तो धार्मिक प्रचार के लिए सभा का आयोजन किस जगह पे होता था? तो कन्नौज, ये आपका आंसर होगा। बात की जाए प्रयाग के महामोक्ष परिषद की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आपके पूछा जा चुका है। हर्ष हर 5वें वर्ष, ऐसे प्रश्न पूछता है कि हर 5वें वर्ष हर्ष कहाँ पे संपूर्ण दान, यानी कि अपने राज्य का सर्वस्व दान कर देते थे। और उस सभा का आयोजन कहाँ पे होता था? तो प्रयाग में, जो कि आज प्रयागराज। क्या? हर 5वें वर्ष दान करने हेतु एक सभा का आयोजन करता था, जिसे मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। यानी कि मोक्ष परिषद के नाम से किसे जाना जाता था? तो प्रयाग की सभा को मोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। और यहाँ वो अपना सब कुछ दान कर देता था, अपने वस्त्रों को छोड़ के, जो वो पहनने रहता था उसको छोड़ के अपने सब कुछ वो दान कर देता था। राजतरंगिणी से पता चलता है कि हर्ष बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले शैव धर्म का अनुयायी था। यहाँ पे बात हो रही है राजतरंगिणी की। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है? यह कल्हड़ की रचना है। और राजतरंगिणी में हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है राजतरंगिणी से। इसके अलावा मुद्राओं से भी हर्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हर्ष की 2 मुद्राएं, एक मुद्रा नालंदा और एक सोनीपत। सोनीपत आपका कहाँ है? यह हरियाणा में है। और नालंदा, जैसा कि आपको पता है, यह बिहार में है। 2 जगह से हर्ष की मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये तांबे की है। हर्ष की मुद्रा कैसी है? ये तांबे की है। इसके अलावा जो सोनीपत में मुद्रा मिली है उस पर नंदी का अंकन है। नंदी जो भगवान शिव के वाहन है, उनका चित्र अंकित है। और नालंदा के मुद्रा पे श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है। अगर प्रश्न पूछे तो श्री हर्ष नाम हर्ष के किस मुद्राओं पे मिला है? तो नालंदा से प्राप्त मुद्राओं पे श्री हर्ष का नाम खुदा हुआ है।
इसके अलावा महाराजा धीराज भी इसमें कहा गया है, जो नालंदा से मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा अब ह्वेनसांग की बात करते हैं। तो ह्वेनसांग, जैसा कि आपको पता है, कि एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के समय में भारत आया था। अगर इसकी यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो ये 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। ये सन इस बार की पीछे परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह टोटल 15 से 16 सालों तक भारत में रहा और भारत के कई स्थानों का भ्रमण किया, और इसने अपने भ्रमण वृत्तांत को सी यू की के नाम से संकलित किया। तो सी ई किसकी रचना है? यह ह्वेनसांग की रचना है। इसके अलावा ह्वेनसांग को शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार की उपाधि मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। शाक्य मुनि के नाम से कौन फेमस है? ह्वेनसांग। या यात्रियों में राजकुमार की उपाधि किसे प्रदान की गई है? ह्वेनसांग को। इसके अलावा ह्वेनसांग ने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है हर्ष को। यानी कि अगर प्रश्न पूछे कि शिलादित्य के नाम से हर्ष को संबोधित किसने किया है, तो ह्वेनसांग ने किया है शिलादित्य के नाम से। इसके अलावा ह्वेनसांग के समय नालंदा के जो प्राचार्य थे वह शीलभद्र थे, और ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कठिन परीक्षा का आयोजन किया जाता था। यानी कि परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे लड़कों का या स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा किसकी शिक्षा अनिवार्य थी या किसकी शिक्षा के लिए फेमस था, तो चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके अलावा महायान, बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन एवं ज्योतिषी के लिए भी ये केंद्र प्रसिद्ध था नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त, जो गुप्त शासन काल का राजा था, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो वर्धन वंश कंप्लीट होता है, क्योंकि वर्धन वंश में जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं वो मुख्यतः हर्ष से ही उठाए जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर्ष के बारे में टोटल जानकारी हो गई है और कोई भी प्रश्न इसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर मैं जल्दी हाजिर हूँगा।